हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। डेट है आज की 20 जून 2026 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल क्या है भाई? हमारा पहला आर्टिकल है भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता के बारे में। क्या है हमारा पहला आर्टिकल? पहला हमारा आर्टिकल है भारत की बहुस्तरीय, बहु मतलब जो बेटे की वाइफ होती है वो बहु नहीं, बहु होती है मल्टीपल मल्टीपल। तो भारत की बहुस्तरीय, कहाँ गया भाई पेन? भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसकी क्षमता के बारे में हम है वो बात करने वाले हैं। ठीक है सर। भारत ने हाल ही में अपनी मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। इसके साथ ही भारत की बात करें, इसके साथ ही NASMR यानी कि नेशनल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी सफल परीक्षण किया है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यानी कि न्यूज क्या हमारी? अगर न्यूज की बात करें तो हमारी न्यूज है भारत ने अभी मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का सफल परीक्षण किया है। मतलब लैंग्वेज समझो जरा सा, सिंपल भाषा है वह। काम काम आएगा? प्रीलिम में इसके बारे में पूछ सकते हैं कि भाई ये सिस्टम क्या है। मेंस के बारे में डायरेक्ट इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। मेंस में हमारे डिफेंस सिस्टम के बारे में, डीआरडीओ क्या काम कर रहा है, इसरो क्या काम कर रहे हैं, हमारे डिफेंस को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, इसके बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान से सुनना। भारत ने अभी क्या है, भारत ने अभी क्या किया है, भारत ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक यहां पे क्या लिखा है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टी का मतलब क्या है बहुत सारे, लेयर्ड का मतलब क्या है बहुत सारी लेयर हो, एक लेयर नहीं बहुत सारी लेयर हो, लेयर का मतलब क्या है बहुत सारी लेयर। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक जो बैलिस्टिक वार करती है, बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का क्या है क्षमता, यानी कि भारत है वो एक साथ कई सारी मिसाइल सिस्टम को, मतलब कई सारी मिसाइल के हमले को रोक सकता है। इस प्रकार का भारत ने अभी सफल परीक्षण किया है। इसके साथ साथ भारत ने क्या किया है, इसके साथ भारत ने नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, यानी कि मध्यम रेंज की नेवल को ब्लास्ट करने वाली, जो ये भारत की नेवी है, इसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो इसको क्या है एंटीशिप, एंटीशिप शिप को खत्म करने वाली, एंटीशिप शिप को खत्म करने वाली जो मीडियम रेंज की मिसाइल है उसका भी सफल परीक्षण किया है। और इसी के साथ भारत है वो कुछ ही देश, जो ऐसे कुछ ही देश है उसमें शामिल हो चुका है। आगे फिर से समझा दूंगा, अगर समझ में आपको नहीं आया है हम वापिस इसको समझ लेंगे। पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कार्यक्रम के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, दुश्मन की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देना। ये जो मान लो ये हमारा कोई है टारगेट है, इस तक पहुंच रहा है, उसको पहले ही खत्म कर देना। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये पहले से मौजूद है। इस प्रकार का सिस्टम भारत के पास में मौजूद है। ये कैसे काम करता है? एक होता है इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टेशन, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही मिसाइलों को नष्ट कर देना। दूसरा होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडल के बाहर ही मिसाइलों को नष्ट कर देता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं आसान भाषा में। देखो भाई साहब क्या हुआ है, अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो मैं आपको समझाता हूं, मैपिंग के थोड़ा ड्रॉइंग करके आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, भारत ने क्या किया है, मान लो कोई भारत का ये एरिया, मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है, कोई बाहर से देश है वो भारत पे अटैक कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। अब भारत का क्या डिफेंस सिस्टम बना है, एंटी मिसाइल सिस्टम बना हुआ। जैसे आपने देखा होगा न्यूज में, ये कौन सा देश है? इजराइल है। ये कौन सा देश है? इजराइल है। ये कौन सा देश है? ईरान है। ठीक है, ईरान है वो इजराइल पे अटैक करता है। और आपने देखा होगा ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, ईरान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है, वो इसको क्या कर देता है, यही नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी कि जैसे मिसाइल, ये मिसाइल आ रही है, ये ऐसी मिसाइल आ रही है, ऐसी मिसाइल आ रही होती है,
तो ईरान का जो सिस्टम होता है ये सामने जाता है इस पे जाके यहाँ पे आपने रामायण महाभारत वगैरह देखी होगी, एक यहाँ से तीर आता है, दूसरा तीर यहाँ से आता है, दोनों टकराते हैं, एक तीर नष्ट हो जाता है। तो इजराइल आपने देखा हो कई बार न्यूज में, है ना। तो इजराइल की जो मिसाइल सिस्टम होता है इसको खत्म कर देता है। तो भारत के पास भी ऐसा सिस्टम है। भारत ने अभी क्या किया है कि कोई भी अगर भारत पे अटैक कर रहा है, बहुत सारी मिसाइल से एक साथ अटैक कर रहा है, बहुत सारी मिसाइल से एक साथ अटैक कर रहा है, तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उसके पास में सिग्नल आएगा। क्या सिग्नल आएगा? कि भाई साहब आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। ऐसा सिग्नल आएगा कि भाई आप पर कोई दूसरा देश है वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और जो अटैक कर रहा है भारत का सिग्नल, ये मान लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं कैसे काम करता है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, मान लो ये अटैक कर रहा है यहाँ पर। अब हमारा डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके पास में सिग्नल जाएगा। क्या सिग्नल जाएगा? कि कोई दूसरे देश की मिसाइल है वो आ रही है। अब ये सिग्नल क्या करेगा? ये सिग्नल जाएगा हमारा जो डिफेंस सिस्टम होगा, जो मिसाइल होगी, जो एक्टिव मिसाइल होगी उसके पास में जाएगा, और ये वो यहाँ से क्या करेगा, मिसाइल लॉन्च करेगा, और मिसाइल यूं सामने जाएगी और सामने से मिसाइल आएगी, इसको यहाँ पे नष्ट किया दिया जाएगा। मान लो इसने बहुत सारी मिसाइल लॉन्च की है, तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी मिसाइल जाएगी और इसको यहीं ऊपर ही ऊपर नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से उसे ऊपर ही ऊपर नष्ट कर दिया जाएगा। हमारे देश में वो मिसाइल है वो नहीं आने वाली है, हमारे देश में है वो मिसाइल नहीं आने वाली है। इस प्रकार का सिस्टम है। तो अभी क्या हुआ है, सेम इसी प्रकार का मल्टी लेयर्ड के बहुत सारे लेयर है। आप जाओगे, एक लेयर आएगी खत्म करेगी, नहीं माना दूसरा नीचे आए तो भी खत्म कर दिया जाएगा, फिर भी नहीं मानेगा तीसरी आएगी दौड़ खत्म कर देगी। यानी कि मान लो ये आ रहा है, ठीक है, ये बारिश आ रहा है, तो ऊपर आपने क्या रखी थी, एक जाली बिछा रखी थी, बारिश नहीं रुकी, फिर आपने बहुत और जाली बिछा रखी थी, फिर भी नहीं रुकी, तो नीचे क्या एकदम टेन सेटी लगा रही थी, मतलब ऐसे पूरी पत्थर की दीवारी बना रखी थी, अब तो इसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार की भारत ने क्या है, मल्टी लेयर्ड के, भाई बहुत सारी लेयर है, उसको पार करके आप नहीं आ सकते हो। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये जो कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल से किसी देश पे जो हमला किया जाता है, तो उसका जो कार्यक्रम था, उसका जो प्रोग्राम था, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो उसकी शुरुआत है वो 1999 में, 1999 में उसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होगा, इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे वार कर रही है, उसको वहीं पे नष्ट कर दिया जाता है। कैसे काम करती है? दो प्रकार से काम करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कैसे काम करती है? दो प्रकार से काम कर रही है। भाई ये भारत था, ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, एक तो वायुमंडल के अंदर, ये वायुमंडल के अंदर घुसी तब नष्ट कर दिया, एक वायुमंडल के बाहर इसको नष्ट कर दिया। यानी एक अंदर नष्ट कर दिया, एक ऊपर ही ऊपर, भाई तू तो वहीं रहे, उसको घुसने ही नहीं दिया। एक होता है एंडो एटमोस्फेरिक, एक होता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर नष्ट कर दिया है। और एक होता है एंडो का मतलब है अंदर नष्ट करना। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये अलग अलग स्टेज में है। ये फेज 1 था, फेज 2 था, अभी फेज 3 चल रहा है। तो फेज 1 में क्या था? फेज 1 में हमने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल सिस्टम बनाया था और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था, जो कि 2000 किलोमीटर में तो तक की रेंज तक की सुरक्षा देता था। यानी कि ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, एंटी डिफेंस सिस्टम है ना, एंटी डिफेंस सिस्टम मतलब एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है ना, एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है। इसके हमने 3 फेज बनाए थे। कितने फेज थे? 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो हमारे यहाँ पे कितने फेज थे? 3 फेज में हमने इसको बनाया था। किसको? ये जो बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है इसको हमने 3 फेज में बनाया था। कितने फेज में बनाया था? 3 फेज में बनाया था। फेज 1 में क्या था? फेज 1 में हमने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल बनाए थे और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था। ये क्या करेगा? ये 2000 तक की किलोमीटर, यानी कि 2000 तक कोई किलोमीटर से कोई आ रही है ना, उसको खत्म करने की काम करेगी। 2000 तक किलोमीटर तक काम करती है। फिर होता है हमारा फेज 2। फेज 2 में लंबी दूरी तक, बहुत दूर से 2 से 3 से 5000 तक किलोमीटर में किसी को मारना है, 3 से 5000 किलोमीटर तक किसी को मारना है, तो फेज 2 आएगा। और फेज 3 अभी डेवलप हो रहा है, अभी बना नहीं, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसमें हाइपरसोनिक होगी, इसमें तो लॉन्ग रेंज की होगी, जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट गति से चलती है और बहुत लंबी गति क्या होती है, लंबी दूरी में काम करता है, जो कि अभी भी बनाई जा रही है। अभी अब तक पूरी तरह से बनी नहीं है, इसे अभी डेवलप किया जा रहा है। तो 3 फेज में हमारा जो है वो डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये 3 फेज में बनाया जा रहा है। इसमें कौन कौन से होगा? एक तो होगा इंटरसेप्टर मिसाइल होगी, इंटरसेप्टर मतलब जो नष्ट करने वाली मिसाइल होगी। एक क्या होगा? सॉफ्ट रेडार होंगे। सॉफ्ट रेडार क्या होते हैं?
स्वॉर्डिश जो रेडार होते हैं ना, जो पहचान करते हैं, ऐसे रेडार है जो क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। फिर क्या है, लॉन्च कंट्रोल सेंटर होता है। लॉन्च कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। मिशन कंट्रोल सेंटर होता है, इस पूरे मिशन को कंट्रोल किया जाता है। फिर क्या होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जो पूरे नेटवर्क को क्या करता है, सिक्योर करने का काम करता है, ये पूरा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, एक ऐसी मिसाइल है जो शुरुआत में रॉकेट से चलती है। देखो, शुरुआत से रॉकेट से लॉन्च की है, बाद में कैसे चलेगी, गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देगी। अग्नि 5 हमारा एग्जाम्पल है। और कौन कौन सी है, एक है हमारी SRBM है, जो 1000 किलोमीटर की रेंज से चलती है, किलोमीटर से कम है। फिर हमारी MRBM है, जो 3000 किलोमीटर तक है। फिर IRBM है, जो 3 से 5 है। फिर ICBM है, जो कि 5000 किलोमीटर से अधिक है। भारत की वायु और मिसाइल रक्षा क्षमता मजबूत होगी, दुश्मनों की मिसाइल की सुरक्षा बढ़ेगी, राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति भारत की है वो मजबूत हो जाएगी। फिर से पूरे आर्टिकल को समझते हैं। पूरे आर्टिकल को मैं एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। देखो भाइयों, अगर आपको पूरा आर्टिकल समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। क्या आर्टिकल हमारा, सिंपल सा आर्टिकल है। भारत ने अभी क्या किया है, भारत ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाया है। क्या है सर, एंटी बैलिस्टिक। पहले तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है उसको समझते हैं हम, ठीक है सर। मैं आपको आसान भाषा में पूरा समझते हैं। पहले तो समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये हमारी धरती है, यहां पर क्या रॉकेट है। रॉकेट क्या होता है, जो मिसाइलों को लॉन्च करता है। मान लो ये रॉकेट है, रॉकेट से आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे कैसे, यहां तक तो रॉकेट से लॉन्च किया है, उसके बाद में जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है। यानी कि पहले यूं जाएगी, फिर ऐसी गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग आ जाएगी। पहले रॉकेट से भेजना पड़ेगा, फिर गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ऐसी जो मिसाइल होती है उसे क्या कहा जाता है, ऐसी मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, ठीक है सर। ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। पहले बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है सर। उसके बाद में अभी भारत ने क्या किया है, भारत ने अभी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाया। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको आपने रॉकेट से लॉन्च किया है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। एंटी बैलिस्टिक का मतलब क्या है, इसको नष्ट करने वाली। ये देखो, इसको नष्ट कर रही है। एंटी का मतलब होता है नष्ट, विरोधी। एंटी का मतलब होता है विरोधी। ये इसको नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है। तो भारत ने अभी इसको बनाया, जो इसको नष्ट कर रही, बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर रही, ऐसी क्या बनी, एक सिस्टम बनाया है। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम ऐसे काम करेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल आई है, भारत के पास में क्या है, पहले क्या है सिस्टम, ये सिस्टम है जो क्या करेगा, सिग्नल देने का काम करेगा, जानकारी देने का। भाई क्या है भाई साहब, आपके घर पे चोरी होने वाली है। क्या होने वाली, आपके घर पे चोरी होने वाली है। तो ये क्या कर रहा है, सूचना देने का काम कर रहा है। तो एक जगह क्या है, इस कम्युनिकेशन यानी कि सूचना देने का काम करेगा। पहला स्टेज है जहां पे सूचना दी जाएगी। मान लो इसने क्या, इसको सूचना दी है, जैसे पुलिस वालों को सूचना दी जाती है ना, जासूस होते जो पुलिस वालों के खबरी होते, जो पुलिस वालों को सूचना देता है। तो ये किसको सूचना देगा, ये देगा जो लड़ने वाले हैं। मतलब ये ये क्या है, एक सूचना देने वाला है, पुलिस का जासूस है जो सूचना दे रहा है। तो मान लो इसने सूचना दी, किसको सूचना दी, इसने दी पुलिस वालों को सूचना दी। किसको सूचना दी है, पुलिस वालों को सूचना। तो यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं, इसको मान लो सूचना मिली है। अब ये क्या करेगी, ये यहाँ से हथियार लॉन्च करेंगे। ये क्या करेंगे, हथियार लॉन्च करेंगे। तो ये भाई साहब हथियार लॉन्च कर रहे हैं। हथियार मतलब क्या, मिसाइल लॉन्च हो रही है। और यहाँ पे इसको बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो भारत ने अभी क्या किया है, भारत ने ये बनाया है जो नष्ट करने वाला है, ये सिस्टम भारत ने अभी बनाया है। तो ये पूरा आर्टिकल का प्रयोग था कि भाई भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने वाला एक पूरा सिस्टम बनाया है। ये हमारा आर्टिकल था। और क्या क्या पॉइंट थे जो हमारे याद रखने वाले थे, उस पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहले पेज पे जो पॉइंट थे, हाँ पहले पॉइंट पे पेज थे, पहले पॉइंट पे जो पहले पेज पर जो ये पहला पेज है, इस पे क्या याद रखना है, भारत ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है। आप बोलोगे हाँ भारत ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाया है। बिल्कुल सर बनाया है, बिल्कुल बनाया है सर, पहला पॉइंट याद है, ठीक है सर। ये जो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये कौन से प्रोग्राम के तहत बनाया है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बना है। किसके तहत बना है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसे
BMD कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम था। 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में आया था। 1999 में लॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, कि जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा उसे खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम आया था। 1999 यानी कि 1999, 1999 यानी कि 1999 में बना था ये प्रोग्राम, लॉन्च हुआ था। DRDO इसे लेके आई थी। इसमें क्या होगा? दुश्मन पाकिस्तान, चाइना, इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उनको पहले ही खत्म कर देना, पहले ही खत्म कर देने के लिए लाया गया था। और भारत है और उन्नत एडवांस देशों में शामिल हो गया था। ये दो प्रकार से काम होता है, एक हवा में ही मार देना, एक हवा में ही खत्म कर देना, एक वायुमंडल के अंदर, एक वायुमंडल के बाहर। दो प्रकार से ये काम करता है। इसके फेस कितने थे? ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमारा प्रोग्राम था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम था, जिसके अभी 1999 में जिसे शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1999 में इसकी प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसके कितने फेज थे? इसके 3 फेज थे। फेज 1, इसमें पृथ्वी डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था, जो कि क्या करता है? इंटरसेप्ट होता है, जो मिसाइलों को नष्ट करता है। 2000 किलोमीटर की रेंज तक काम करता है। फेज 2 था जो कि 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक काम कर रहा था। और फेज 3 था जो कि एडवांस होगा, उसकी स्पीड है वो बहुत तेज होगी, बहुत तेज गति से ये काम करने वाला था। फेज 3 जो कि अभी भी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। इसके कितने घटक होते हैं? 5 घटक है। 5 घटक मतलब कंपोनेंट है, जैसे कि मेरे शरीर का 1 अंग, 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग, अलग अलग अंग है ना। उसी प्रकार से ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इसके 5 कंपोनेंट है, 5 घटक है। पहला है इंटरसेप्टर मिसाइल। इंटरसेप्टर मतलब जो नष्ट कर रही है, ये जो है ना, इसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहेंगे। इसको नष्ट कर रही है, इसको नष्ट कर रही है, तो इसे इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाएगा। दूसरा होता है स्वॉर्डफिश। क्या है? स्वॉर्डफिश रेडार, जो सूचना देती है, एक ऐसा रेडार जो जानकारी प्राप्त करती है, तो उसे स्वॉर्डफिश रेडार कहा जाता है। फिर है लॉन्च कंट्रोल सेंटर, जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, लॉन्च फेंका जाता है, तो उसे लॉन्च कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। फिर मिशन कंट्रोल सेंटर जो मिशन को हेड करता है। और फिर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, पूरा सिक्योर तरीके से काम करता है। तो ये इसके स्टेज थे। ठीक है सर, बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको बता चुका हूं, क्या इसके प्रोग्राम था बता चुका हूं, और फायदा क्या होगा, सिंपल है, भारत है, एडवांस बन जाएगा। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा ही जी, पहला थोड़ा साइंस एंड टेक का था, तो इसको समझना जरूरी था। दूसरा पद्मा बैराज के बारे में। बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय समय पर लिया गया है। ठीक है। गंगा जल नदी बंटवारा संधि 1996 से 2026 में समाप्त होने वाली है। ये प्रोग्राम है। पद्मा बैराज के बारे में बात करें, पद्मा नदी जो बांग्लादेश में नदी गंगा नदी का भाग है। ठीक है, बांग्लादेश में इसका उद्देश्य होता है पानी प्रोवाइड करना। विशेषता कितने? 2 किलोमीटर। ठीक है सर, इसको समझते हैं अच्छे से। भारत का गंगा पद्मा नदी जल प्रवाह में बदलाव आ सकता है। नदी में गाद सेडिमेंट्री के असर पड़ सकता है, भविष्य महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं इसको आपको मैप से समझाता हूं। मैप में दिख रहा है आपको? मैप में ये पूरा दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि पद्मा, पहले तो न्यूज देख लो। ठीक है, न्यूज देख लो। ये प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए, पहली बात प्री मेंस दोनों में काम का है। समझो प्री में कैसे काम का है। प्री में डायरेक्ट पद्मा रिवर से क्वेश्चन पूछ सकता कि पद्मा रिवर कहां पर है, क्या है, रिवर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा रिवर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गंगा से ही पद्मा बनी है, तो गंगा रिवर से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, बांग्लादेश में और भारत में कौन कौन सी नदी बहती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी भारत की नदी जो इंटरनेशनल बहती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस पे क्या बन रहा है, प्रोजेक्ट कौन सा बन रहा है, कौन सी सिटीज है, यानी कि रिवर से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। रिवर से कौन सी सिटीज है, कौन सा टेम्पल है, क्या नहीं है, सारे क्वेश्चन है रिवर से बन सकते हैं। ये प्री के लिए है। ठीक है सर। मेंस के लिए क्या है, मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या भारत एंड बांग्लादेश के, जब हम रिश्तों की बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्तों में जब हम बात करते हैं तो एक चैलेंज डिस्कस करना होता है, एक हमें बात करनी होती है वे फॉरवर्ड में क्या लिखना है। तो भारत और बांग्लादेश में ये जो गंगा नदी है, इसको लेके एक चैलेंज बनी रहती है। एक संधि चली है गंगा नदी
पर एक संधि हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसको लेके एक टेंशन है वो लगातार बनी रहती है। पानी को लेके एक लगातार है वो टेंशन बनी रहती है। तो ये थोड़ा चैलेंज की बात है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि चैलेंज क्या है क्या नहीं है। तो इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में ये काम आ सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो हमारा है पद्मा रिवर, पद्मा बैराज के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्री में भी काम का है, मेंस में भी काम का। प्री में नदी के बारे में, बैराज के बारे में आ सकता है। मेंस में क्या आ सकता है, मेंस में भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों को लेके एक इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पर है ना आप एक एग्जाम्पल के रूप में काम कर सकते हो कि पद्मा बैराज है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में सुधार लाने में काम आ सकता है। तो वहां पर एग्जाम्पल के रूप में ये काम आ सकता है। न्यूज क्या है, बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब भारत और बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि है जो कि 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी, 2026 में ये समाप्त होने वाली है। इस दौरान ये भारत ने लिया गया है, सॉरी बांग्लादेश के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। बात करें पद्मा बैराज के बारे में, तो पद्मा बैराज कहां पर है, पद्मा नदी पर बना हुआ है। अब पद्मा नदी कहां पर है, लोकेशन से अब इसको समझते हैं प्रीलिम के लिए। तो प्रीलिम के लिए समझते हैं, यहां से हमारी एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। कौन सी नदी आ रही है, ये मान लो हमारी गंगा नदी आ रही है, एग्जैक्टली ये गंगा नदी है। गंगा नदी कहां जाती है, ये आपकी बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। ऊपर से कौन सी नदी आती है, ऊपर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से आ रही है गंगा नदी, इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों आपस में कहां मिलती है, ये दोनों आपस में मिलती है बांग्लादेश में। तो गंगा नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा नदी कहा जाता है। तो इसी पद्मा नदी पर क्या बन रहा है, इसी पद्मा नदी पर पद्मा बैराज बन रहा है। इसी पद्मा नदी पर क्या बन रहा है, पद्मा बैराज बन रहा है। बैराज का मतलब क्या होता है, बैराज का मतलब एक प्रकार से क्या बनाया जाएगा, एक प्रोजेक्ट बनाया जहां पर पानी को रोका जाएगा। रोक करके क्या हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, उस पानी का यूज है वो सिंचाई में किया जा सकता है, इरिगेशन में किया जा सकता है, ये सारे इसके यूज लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का बैराज है वो पद्मा नदी पर बनाया जाता है। तो पद्मा नदी कहां पर है सर, बांग्लादेश में है। कौन सी नदी का भाग है, गंगा नदी का भाग है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ज्यादा रटने वाली कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा रटने वाली कुछ नहीं है। तो पद्मा नदी है वो बांग्लादेश में, गंगा नदी का भाग है, यानी कि गंगा नदी जो बांग्लादेश में जाती है जिसे क्या कहा जाता है, पद्मा नदी कहा जाता है। ये बेसिक आप इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ये काम की नहीं है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है सर। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कमेंट में ये बताना। सबसे पहले गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, ऊपर से लेकर नीचे तक, यमुना मिला के सारी, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन, पद्मा कौन सी नदी से मिलती है, यानी कि गंगा नदी है बांग्लादेश में, पद्मा नदी के नाम से जाना जाती है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, 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 ये आपको जानकारी याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको याद रखनी है, ओके। तो ये हमारा हो चुका है, नेक्स्ट आर्टिकल पद्मा नदी वाला हो चुका है, पद्मा बैराज के बारे में हो चुका है। ये देख लो, ये आपका है ना, ऊपर से आ रही है, ये आपका ढाका है, और यहाँ पे एक पूरा पूरा बैराज बनाया जा रहा है जो कि क्या है, आपका पद्मा बैराज, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लेना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ड्रॉप शिपिंग के बारे में। किसके बारे में है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। किसके बारे में है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। न्यूज में क्यों है, एआई की मदद से कुछ ही मिनटों में फर्जी ऑनलाइन स्टोर और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आसान हो गया है, जिसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल को कई चुनौतियां मिल रही है। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। यह एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, अपने पास सामान का स्टॉक नहीं रखता है। ग्राहक का ऑर्डर मिलने पर विक्रेता ऑर्डर निर्माता, थोक विक्रेता या सप्लायर को भेज देता है। सप्लायर ही क्या करता है, सामान पैक करके सीधे ही ग्राहक तक पहुंचा देता है। ड्रॉप शिपर केवल बिचौलिया, मिडलमैन का काम करता है। असल में ये ग्राहक के बीच में मध्यस्थता की भूमिका। इसमें क्या होती है, लागत कम आती है, स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं, गोदाम रखने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन बिजनेस करना आसान हो जाता है, ठीक है सर। और आगे समझते हैं, रुको जाओ एक बार समझ ही लेते हैं इसको पूरा। तो अभी देखो बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो अभी क्या हुआ भाई साहब, अभी एआई की वजह से क्या हुआ है, वेबसाइट बनाना इजी हो गया है। कोई भी है वो 5-10 मिनट में वेबसाइट बना लेता है, इजीली वेबसाइट बना लेता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपके ड्रॉप शिपिंग होते हैं, ड्रॉप शिपिंग, इनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। पहले ड्रॉप शिपिंग को समझ लेते हैं, फिर जानेंगे कि नुकसान कैसे हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। मान लो ये कौन है, कस्टमर है, कस्टमर का नाम क्या है, मान लो इस कस्टमर का नाम है रूपम नाम है, एग्जांपल के इस कस्टमर का नाम क्या है, रूपम है, ठीक है सर। ये कौन है, स्टोर है, और ये कौन है, सप्लायर है। अब रूपम ने क्या किया है, रूपम ने यहां से मंगवाया है परफ्यूम, क्या मंगवाया है, परफ्यूम मंगवाया है। तो रूपम ने ऑर्डर किया, मान लो ये अमेजोन है, एग्जांपल के लिए क्या है, अमेजोन है। रूपम ने अमेजोन से ऑर्डर किया है परफ्यूम, लेकिन अमेजोन के खुद के पास में कोई सामान नहीं है, अमेजोन खुद के पास में कोई सामान नहीं है। अमेजोन क्या करेगा, ये जो सामान था, ये जो ऑर्डर था, इसको किसके पास में भेज देगा। मान लेते हैं ये कौन है, ये आपकी राखी है, क्या नाम है इसका, राखी नाम की कोई लड़की है। तो ये अमेजोन ने राखी नाम की लड़की के पास ऑर्डर भेज दिया है कि राखी मैम, राखी मैम आपको क्या करना, राखी मैम आपको एक परफ्यूम है वो लेके सीधा सीधा किसको भेज देना है, रूपम को भेज देना है। क्या अमेजोन के पास में कोई परफ्यूम है, नहीं। क्या अमेजोन ने परफ्यूम भेजा है, नहीं। क्या अमेजोन इसके पास परफ्यूम लेने गया, नहीं। अमेजोन का क्या काम था, अमेजोन ने यहां से ऑर्डर लिया है, इसको भेज दिया है। एक समझते और एग्जांपल से, जैसे आपने स्विगी देखा होगा, स्विगी, ये कौन है, कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर किसको दिया, स्विगी को दिया है। स्विगी ने किसको ऑर्डर दिया है, जो भी ढाबा वगैरह था, जो भी रेस्टोरेंट वगैरह था, उसको ऑर्डर दे दिया है, ये सप्लाई कर देगा इससे। इसका काम क्या है, मिडलमैन का काम, ये केवल मिडलमैन करता है, तो ये नुकसान हो रहा है। ये क्या है, इसे ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। ड्रॉप शिपिंग मतलब जो मैं हूं, मेरा काम क्या है, मैंने ऑर्डर लिया, आगे भेज दिया है। यूट्यूब का क्या काम है, यूट्यूब क्या कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहा है। यूट्यूब कैसे काम कर रहा है, यही तो काम कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो ना, नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में यूट्यूब क्या है, मिडल मैन है भाई। यूट्यूब थोड़ा कोई, यूट्यूब थोड़े खुद पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप, ये तो बीच में क्या, एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो ड्रॉप शिपिंग एक प्रकार का प्लेटफॉर्म का काम करता है। अब इसको नुकसान कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि पहले मेरी स्विगी थी, स्विगी से आप ऑर्डर कर रहे थे और ढाबे वाला आपको ऑर्डर दे रहा था। अब मैंने कोई फेक वेबसाइट बना ली, क्या बना ली है, फेक वेबसाइट बना ली। फेक मतलब वेबसाइट कैसी है, जैसे आपको लगेगा अगर मैं इसे ऑर्डर करूंगा तो मुझे चीज मिल जाएगी, लेकिन वो फेक होती है, रियल होती नहीं है। कोई भी फेक आईडी बना के बैठ जाता है, आपके साथ धोखा हो जाता है, तो दोबारा आप है ना वो ट्रस्ट नहीं करते, दोबारा ऑर्डर करते नहीं हो, इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है। ये ड्रॉप शिपिंग वालों को नुकसान होता है। ड्रॉप शिपिंग के देखो फायदे हैं, घर बैठे देखो गंगाई, घर बैठे सारे सामान मिल जाते हैं, तो इसके फायदे बहुत ज्यादा है, और नुकसान भी है कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, कई बार धोखाधड़ी भी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डेंगीओल के बारे में। क्या है, डेंगीओल। भाई क्या होता है डेंगीओल, डेंगीओल की बात करें तो ब्राजील में डेंगू की वैक्सीन को लेकर सुरक्षा संबंधित चिंताओं के बीच भारत ने अपनी स्वदेशी डेंगू वैक्सीन लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, कोई खास न्यूज नहीं है। बात करते हैं डेंगीओल के बारे में। ब्राजील की एक वैक्सीन थी, है ना, उसको लेके क्या हुई है कि भाई उसकी सुरक्षा नहीं है, वो नुकसान कर सकती है, कुछ ऐसी न्यूज आई थी। तो भारत है वो खुद की एक वैक्सीन है, भारत की खुद की वैक्सीन जिसका नाम है डेंगीओल। क्या नाम है उसका, डेंगीओल है। तो डेंगीओल लॉन्च करने के बारे में बात करते हैं, हम हमारी खुद की जो वैक्सीन है उसे लॉन्च कर देते हैं। अब डेंगीओल के बारे में बात करें तो ये किसने बनाई है, कई बार यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये बनाई गई है पेन्नाका, क्या नाम है, पेनेसिया बायोटिक के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है, पेनेसिया बायोटिक के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है, पेनेसिया बायोटिक के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है, पेनेसिया बायोटिक के द्वारा बनाई गई है। हेल्प किसने की है, आईसीएमआर के द्वारा इसकी मदद की गई है। कौन से प्रकार की वैक्सीन है, ये है ट्रेवलेंट लाइव अटेंटेड वैक्सीन। ये इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है कुछ प्रकार है। ये डेंगू वायरस के सभी प्रकार जो होते हैं, जितने भी प्रकार है, डेवियन 1 है, डेनवी 2 है, डेनवी 3 है, डेनवी 4 है, इन सभी को खत्म कर देती, इन सभी से सुरक्षा प्रदान करती है, इन सभी को मारने में काम आती है। भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। फिर से बता रहा हूं, ब्राजील की एक डेंगू की वैक्सीन थी जो कि सही से काम नहीं कर पाई थी, तो भारत ने खुद की वैक्सीन लॉन्च करने के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम है डेंगीओल, जो भारत की खुद की है, स्वदेशी है, और भारत की पहली इंडिजियस खुद की स्वदेशी वैक्सीन है जो डेंगू को काम करती है, यानी कि डेंगू को मारने में काम आती है। तो ये भारत की खुद की, इस वजह से काम की हो जाती है, भारत की खुद की है, भारत की स्वदेशी है। किसने बनाया है,
पेनिसिया बायोटेक के द्वारा बनाई गई है। आईसीएमआर ने इसकी हेल्प की है और डेंगू के जितने भी वेरिएंट है, डेंगू वायरस के जितने भी वेरिएंट है, उन सभी को खत्म करने का काम करती है। भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन नहीं, डेंगू के लिए पहली स्वदेशी, वैसी पहली भी नहीं है, डेंगू के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। और बात करें ट्रेवलेंट लाइव एट्यूनेंट वैक्सीन क्या होती है, इसमें वायरस को कमजोर करके जीवित रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक वायरस को चारों प्रकारों के खिलाफ एंटीबायोटिक है, वो इम्यूनिटी वो प्रदान करती है। इसके बारे में थोड़ा समझो क्या है ये भाई साहब। यहाँ पे लिखा है ना ट्रेवलेंट लाइव क्या है ये अटेन्यूटेड वैक्सीन, इसमें क्या होता है जरा समझो। वैक्सीन काम कैसे करती है, ये कौन है भाई, मान लेते ये रीचा है, कौन है इनका नाम है, रीचा नाम है, ठीक है सर, ओके रीचा है। अब क्या होता है, मान लो कि भाई एक कोई वैक्सीन का टेस्ट करना है, तो ये कौन है, ये वायरस है, डेंगू का वायरस है जो डेंगू बीमारी फैलाता है, तो डेंगू का वायरस है, ये मान लो डेंगू का वायरस है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इस डेंगू के वायरस को कमजोर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कमजोर, खत्म नहीं किया जाएगा, इसको कमजोर किया, कमजोर करके वैक्सीन में भर करके रीचा को लगाया जाएगा, है ना, भर करके रीचा को लगाया जाएगा। तो ये वैक्सीन जैसे रीचा को लगाई, तो रीचा के अंदर जो एंटीबायोटिक हो, रीचा के शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है, उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा भाई कोई बीमारी आई है। रीचा के शरीर में जो एंटीबायोटिक है, उनको क्या लगेगा कोई बीमारी आई है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तैयार हो जाए, अच्छा हम पे हमला करोगे, ये तैयार हो गई है, तैयार हो गई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो गई है। अब ये तो कुछ था ही नहीं बेचारा, ये तो बीमार था, मरा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो अब ये रीचा के पहले से अंदर तैयार होके बैठे हैं, रीचा फिट होके बैठी है। अब ये तो वैक्सीन थी, अब दोबारा मान लो सच में कोई खतरनाक डेंगू का वायरस रीचा के पास में गया, लेकिन रीचा पहले से फाइट करने के लिए जा रही, डिशुम डिशुम करके खत्म कर दिया है। यानी कि क्या किया गया है, यानी कि पहले वैक्सीन के माध्यम से एक कमजोर वेरिएंट को रीचा को दे दिया गया था, जिससे रीचा में फाइट करने की ताकत आ गई थी, रीचा स्ट्रांग थी। और जब दोबारा हकीकत में जब डेंगू का वायरस ने रीचा पे अटैक किया, तो रीचा ने पहले से उसे खत्म कर दिया, क्योंकि तैयार करके बैठी थी भाई अटैक होने वाला है, तो उसे खत्म कर दिया। अब ये क्या हुआ था, यहाँ पे मार करके नहीं, जीवित को थोड़ा कमजोर करके डाला गया था, जीवित को थोड़ा कमजोर करके डाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेवलेंट लाइव मतलब जिंदा को, लाइव मतलब जिंदा को डाला गया है, जिंदा को कमजोर करके यहाँ पे डाला गया है। तो ये हमारे डेंगू वैक्सीन के बारे में थी। डेंगू के बारे में बात करें तो डेंगू एक मच्छर जनित वायरल रोग है, यानी कि मच्छर से पैदा नहीं हो रहा, मच्छर खुद पैदा नहीं कर रहा है, एक मच्छर होता है, उसमें वायरस होता है जो इसे क्या करता है, फैलाने का काम करता है। मच्छर क्या है, मच्छर तो फैलाने का काम कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। यूट्यूब खुद पढ़ता नहीं है, यूट्यूब खुद नहीं पढ़ाता है, यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं, यूट्यूब तो हमें फैलाने का काम कर रहा है, हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कर रहा है। ये एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है, उसके काटने से फैलता है। लक्षण क्या होता है, बीमारी होती है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में दर्द होने लगता है। डेंगू से बचाव में एक काम करेगा, मदद मिलेगी। भारत की जो डेंगू से नियंत्रण सिस्टम उसमें मदद मिलेगी, और भारत की जो मेडिकल क्षेत्र में भारत है वो मजबूत हो सकता है। तो ये इससे फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नैनोग्राफिन के बारे में। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नैनोग्राफिन के बारे में। अभी नैनोग्राफिन क्या होती है, वैज्ञानिकों ने नैनोग्राफिन का उपयोग करके एक अत्यधिक छिद्र युक्त हाईली पोरोज पदार्थ बनाने की तकनीकी विकसित की है। नैनोग्राफिन क्या होती है, नैनोग्राफिन अति छोटे 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 नैनो स्तर का टुकड़ा होता है, इसका आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है और ग्राफिन से अलग होते हैं। इसके जो एज किनारे होते हैं सीमित आकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकाशीय और रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। गुण क्या होते हैं, इसमें ट्यूबल बैंड गैप होता है, सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करता है, प्रकाश जो होता है उसे उत्सर्जित करने की क्षमता होती है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, विद्युत चालकता होती है, वो उच्च होता है। उपयोग इसका कहाँ किया जा सकता है, इसका उपयोग है वो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, बायोमेडिकल में किया जा सकता है, क्वांटम तकनीकी में किया जाता है, अलग अलग जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। समझो जरा क्या होता है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नैनोग्राफिन के बारे में। नैनोग्राफिन क्या होता है, इस प्रकार के छोटे 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 टुकड़े होते हैं, बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े, बिल्कुल छोटे, ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनसे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं। इनका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, इनका उपयोग करके सेमीकंडक्टर की तरह काम कर सकते हो, यानी कि विद्युत चालक में काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत जगह इसका उपयोग कर सकते हो, बायोमेडिकल में कर सकते हो, क्वांटम तकनीकी में कर सकते हो। तो नैनोग्राफिन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ग्राफिन की, ग्राफिन का छोटा से छोटा कण होता है, ग्राफिन का
छोटा से छोटा कण होता है उसका उपयोग वो अलग अलग जगह किया जाता है। ये एक प्रकार का नैनोग्राफिंग कहलाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है झारखंड का कुछ प्रोडक्ट था उसे जीआई टैग मिला है। झारखंड का कोई प्रोडक्ट था उसे जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। झारखंड का एक प्रोडक्ट है उसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। न्यूज में क्यों है? झारखंड के बगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस सिल्क को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। झारखंड के बगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस सिल्क को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अब मेरी बात सुनना जरा, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो सर, हर साल अलग अलग प्रोडक्ट को क्या मिलता है? अलग अलग प्रोडक्ट को क्या मिलता है? प्रोडक्ट को क्या मिलता है? जीआई टैग मिलता है। ठीक है, जीआई टैग मिलता है। क्या सारे हमें याद रखना? आज तक तो हजारों सामान को जीआई टैग, हजारों प्रोडक्ट को, हजारों वस्तुओं को जीआई टैग मिले होंगे, हम सारे याद नहीं रख सकते हैं। पर लास्ट 2 से 3 सालों में जिन जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, जिन जिन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, आपको क्या करना है? एग्जाम से ठीक पहले, प्रीलिम का एग्जाम अभी है नहीं, 2027 में होने वाला है। आपको क्या करना है? एग्जाम से ठीक पहले 2 महीने पहले बैठना है। क्या करना है? यहां पे लिखना है जीआई टैग, यहां पे लिखना है प्रोडक्ट। लास्ट 2 साल या 3 साल के जितने भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, पहला राज्य का नाम होना चाहिए। झारखंड, झारखंड में किन किन वस्तुओं को मिला है? राजस्थान, राजस्थान की किन किन वस्तुओं को मिला है? यूपी, यूपी की किन किन वस्तुओं को मिला है? बिहार, बिहार की किन किन वस्तुओं को मिला है? और यहाँ पे लिखना ईयर 2026 में झारखंड की इन वस्तुओं को, बिहार की इन वस्तुओं को, यूपी की इन वस्तुओं को, अलग अलग राज्यों की। तो ठीक है सर। अब देखो डेली ऐसा ऐसा आएगा, डेली आप न्यूज याद रखोगे, आपको याद रहने वाले हैं नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम ऐसे पढ़ेंगे लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। कल भूल जाओगे, मैं परसों पूछूंगा, परसों आप भूल जाने, आपको याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो मेरी बात याद रखना। अभी ये डेली डेली जो न्यूज होती है ना, ये ट्रैकेबल न्यूज होती है। इसको मैं देखो, करंट अफेयर में क्या पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर में वो न्यूज पढ़नी चाहिए जो मतलब 1-2 बार ही आने वाली है, बार बार नहीं आने वाली है, तो उसको पढ़ना चाहिए। अब कोई न्यूज है वो आपके मेन पार्ट ही है, जीआई टैग है वो हर बार कोई आता रहेगा, उसको डेली पढ़ने जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है। जब लास्ट एग्जाम होता है तो वहां पे बैठ के खत्म कर लो, जीआई टैग खत्म कर सकते हो, नेशनल पार्क बैठ के खत्म कर सकते हो, बायोडाइव जो होते हैं टाइगर रिजर्व उसे खत्म कर सकते हो, रिवर जितनी भी है वो खत्म कर सकते हो, मैप है जितने खत्म कर सकते हो। तो इन्हें डेली डेली ट्रैक नहीं करना है सर। एक बार बैठो साल के एंड में, जहां एग्जाम होने वाले 2-3 महीने पहले बैठो और 2-4-5 बार बैठ के खत्म कर दो, रट मारो। डेली डेली जैसे याद नहीं रहने वाले। आप बोलोगे नहीं एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होता रहेगा, पर वो ठीक है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग आपको वही करना बेस्ट रहेगा। जीआई टैग क्या होता है सर? जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है जिसकी पहचान और गुणवत्ता विशेष सेक्टर से जुड़ी हुई होती है। यानी जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, क्या होता है? इंडेक्सन ऑफ, क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंडेक्सन ऑफ गुड्स। यानी कि भाई साहब, मतलब बात करते हैं, कोई राज्य है, किसी राज्य की ऐसी कोई वस्तु है, ऐसी कोई चीज है जो केवल उसी राज्य में पाई जाती है, उसी राज्य की यूनिक है, और कोई राज्य में वो चीजें नहीं पाई जाती है ना, उस राज्य के लिए वो, उस चीज के लिए वो पूरा राज्य जाना जाता है, उसे क्या बोला जाएगा? उस वस्तु को जीआई टैग दिया। अलग अलग चीज, जैसे कि भाई बात करते हैं बगैया सिल्क, अब झारखंड में दिया गया है तो बगैया सिल्क है वो झारखंड में ही फेमस है, झारखंड के अलावा वो कहीं फेमस नहीं होगी, ताकि क्या हो, उसको सुरक्षा मिले। मान लेते हैं ये पेन है, पेन, मेरी पेन फेमस है, राजस्थान की पेन फेमस है, तो राजस्थान को सुरक्षा मिल जाएगी। ऐसी पेन है वो राजस्थान में मिलती है, अगर इसे जीआई टैग मिला तो कुछ लोगों को चिल्ल होती है, अच्छा ये जीआई टैग वाली पेन है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदेंगे, इससे हमारा राजस्थान का धंधा बढ़ेगा, राजस्थान में चीज बिकेगी, तो पहली वो उस राज्य की लोग फेमस हो जाएगी, उसे राज्य की प्रसिद्ध चीज मान लिया जाएगा, और वो मतलब एक तो उसका प्रचार बढ़ेगा, एक फेमस हो जाएगी, एक ट्रेड बढ़ेगी, तो कई मायने में ये चीज है वो क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। कौन से किस नियम के तहत दिया जाता है? तो एक अधिनियम है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम है 1999, 1999 का एक अधिनियम है जीआई टैग वाला। उस अधिनियम के तहत ये दिया जाता है। जिस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है वो वस्तु उस राज्य की क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। जैसे बगैया सिल्क को मिला है, तो बगैया सिल्क है वो संथाल परगना की एक पारंपरिक रेशमी वस्त्र कला है। रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनकी एक कल्चर है, उनकी एक आर्ट है, रेशम के जो वस्त्र बनाने की एक आर्ट है। कहाँ की? संथाल परगना की, झारखंड में एक जगह है संथाल,
तो संथाल परगना की एक रेशमी वस्त्र की कला है। मुख्य रूप से संथाल जनजाति की महिलाओं द्वारा इसे बनाई जाती है। जनजातीय डिजाइन की होती है, पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध होती है, उसी के द्वारा ही बन जाती है। संथाल एक जनजाति, उनके द्वारा ये भगैया सिल्क है वो बनाई जाती है। और भगैया सिल्क को भी याद रखना है, जीआई टैग मिला वो तो याद ही होना चाहिए, लेकिन भगैया सिल्क यूपीएससी ने पूछ लिया कि भाई भगैया सिल्क होती क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भगैया सिल्क है क्या, सॉरी भगैया सिल्क है क्या, वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी है कुचाई सिल्क क्या होती है। कुचाई सिल्क की बात करें तो ये झारखंड में एक जिला है, वहां की क्या है, वहां पे उत्पादित होती है। इसमें क्या होता है, तरस रेशम से बनाया जाता है। ये जो कुचाई सिल्क है, इसे तरस जो होता है, तसर रेशम से इसे बनाया जाता है। प्राकृतिक सुनहरी चमक वाला और मजबूती के लिए प्रसिद्ध होता है। सुनहरा होता है, चमक होती है, शाइनिंग होती है, काफी मजबूत होता है, इसलिए प्रसिद्ध है। मुंडा ज्वेलरी, मुंडा जनजाति के पारंपरिक जो आभूषण होते हैं वो है चांदी, पीतल, मोतियों से इसे बनाया जाता है। जनजातियों की अलग इससे पहचान होती है, तो इसे मुंडा ज्वेलरी कहा जाता है। झारखंड की बांस शिल्प, झारखंड की बांस शिल्प के बारे में बात करें तो ये बांस जो जनजाति कारीगर है उनके द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय बांस का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। तो देखो इसमें से ये आपको याद नहीं रहेगी, अगर यूपीएससी ने पूछ लिया कि भगैया सिल्क क्या है, भगैया सिल्क क्या है, तो रियल एग्जाम में आप भूल जाओगे। तो भगैया सिल्क को याद रखना है कि भाई एक वस्त्र बनाने की एक कला है, झारखंड में वस्त्र बनाने की कला है, तो भगैया सिल्क को याद रखना है। और कुचाई सिल्क को भी याद रखना है, ये तो फिर भी याद आ जाएगा। मुंडा एक जनजाति है, झारखंड में रहती है, तो उनकी ज्वेलरी होगी, याद आ जाएगा। झारखंड में बांस शिल्प है, ये भी याद आ जाएगी, लेकिन ये भूल जाओगे आप, ऊपर वाली भूल सकते हो, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है जनमत संग्रह के बारे में, रेफरेंडम के बारे में। जनमत संग्रह क्या होता है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के माध्यम से जनसंख्या सीमा तय करने का एक प्रस्ताव जनता ने खारिज कर दिया है। जनमत संग्रह की बात करें, रेफरेंडम की बात करें तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक साधन है। इसमें नागरिक है वो क्या करते हैं, किसी भी मतदान करके किसी बिल को स्वीकार कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं भाई जनमत संग्रह के बारे में। एक देश है स्विट्जरलैंड, एक है भारत। तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है ना, आपका जो मैं हूं, जनता हूं, मैं किसी बिल को पास करूंगा, कोई भी बिल लेके आना है, मान लो कोई कानून बनाना है, सरकार कानून लेके आएगी, मुझसे पूछेगी उमेश जी बताओ क्या इस कानून को पास करें ना करें। मैंने बोला हाँ कर दो, तो कानून पास हो जाएगा। मैंने बोला नहीं करना है तो कानून पास नहीं होगा। यानी मेरे अकेले से नहीं पूछा जाएगा, पूरी जनता से पूछा जाएगा उमेश जी कानून पास करे कि नहीं करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कानून पास करे कि नहीं करे तो मेरे से पूछा जाएगा, यानी कि जनता से पूछा जाएगा। ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट कह रहा हूं, अगर मुझे मेरा मन है तो हाँ, मेरा मन है नहीं। यानी कि कोई भी कानून बनाने से पहले क्या किया जाएगा, कोई भी कानून बनाने से पहले जनता से प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है भाई आप बताओ क्या करना है, ये कानून बनाना है कि नहीं बनाना है, कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। तो जनता से क्या किया जाता है, पूछा जाता है ना, जनता से रेफरेंडम किया जाता है, पूछा जाता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है भाई साहब, आपने वोट दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है, अब मोदी जी आपके बिहाफ पे जाके कानून बनाएंगे। मोदी जी की मर्जी है तो मोदी जी कानून बनाएंगे, मोदी जी की मर्जी है तो मोदी जी कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन आप नहीं बोल सकते मोदी जी कानून मत बनाओ। विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन वो सुने ना सुने वो मोदी जी पे डिपेंड करता है। नीट का एग्जाम हो ना हो वो मोदी जी पे डिपेंड करता है, तो वो बात है। तो रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, जनता के मत का संग्रह इकट्ठा करना। जनता किसी कानून को बना सकती है, जनता किसी कानून को तोड़ सकती है, तो ये क्या कहलाता है, जनमत संग्रह कहलाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। भारत में हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या काश ये भारत में भी ऐसा होता, नहीं यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 140 करोड़ जनता है हमारे यहाँ पे, सबके हजारों माइंडसेट है। कल मेरा भी दिमाग फिक्स नहीं है, आज मैं बोलूंगा नहीं कानून बना लो, कल मैं बोलूंगा कानून मत बनाओ, तो भाई मैं ये खुद ही डाउटफुल हूं तो क्या ही बनूंगा। तो भारत में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। भारत में क्या है, भारत में रेफरेंडम है, स्पष्ट प्रावधान नहीं है। भारत है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, वही क्या करते हैं, जनमत के जो वही क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। जनता सीधे रूप से कानून नहीं बनाती है। ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बारे में, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बारे में, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में है। इसने क्या किया, अभी अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पे क्या किया है, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिर से बोलता हूं, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान,
इस जो संस्थान है राष्ट्रीय कार्य संस्थान, राष्ट्रीय शहरी, नेशनल अर्बन, ये जो संस्थान है इसने क्या किया है, अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये न्यूज इस वजह से ये न्यूज में है। ये जो राष्ट्रीय शहरी शहरी कार्य संस्थान है, इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए है, इस वजह से ये न्यूज में है। 50 वर्ष इसने पूरे कर लिए है, इस वजह से ये न्यूज में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1976 में। कब स्थापना की गई थी? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की स्थापना 1976 में। कब? 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहां पर इसका? इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मंत्रालय की बात करें तो कौन सा मंत्रालय है? महुआ मंत्रालय। महुआ मतलब जो अर्बन मंत्रालय होता है ना, शहरी मंत्रालय होता है, उसके अंतर्गत आता है। और ये एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, यानी कि स्वायत्त संस्थान है, किसी की गुलाम नहीं है। कार्य की बात करें तो शहरों के प्रबंधन, शहरों को कैसे मैनेज करना, कैसे नहीं करना है, उसके लिए सोचने विचारने का यानी कि थिंक टैंक का कार्य करता है। स्मार्ट सिटी कैसे बनानी है, अमृत परियोजना को कैसे लागू करना है, उन सब के बारे में बात करता है, ताकि भारत में बेहतर से बेहतर सिटियों को बनाया जाए। हालांकि कुछ बनाई तो नहीं है, फिर भी केवल बातें बातें चलती रहती है। इसके लिए काम करती है राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, इसके लिए काम करती है। तो ये पूरा आर्टिकल है वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 3 नए चूजों को सफल जन्म हुआ है, और इसके संरक्षण में इनकी कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? 94 हो चुकी है। तो पहले भाई मैं आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखाता हूं, बाद में इसके बारे में बात कर ले। तो ये आपका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान में है ना, राजस्थान का राज्य पशु नहीं, क्या बोलते हैं, पक्षी। तो ये आपका बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अभी क्या होता है भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसकी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रही, कम हो रही है। इसकी जनसंख्या क्या हो रही है? खत्म हो रही, कम हो रही है। इसे बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इनके बच्चे पैदा करने में हेल्प कर रही है। क्या कर रही है सर? इनकी जो जनसंख्या है उसे बढ़ाने में क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है, परियोजना चला रही है, ताकि इनकी जो परियोजना, इसकी जो क्या बोलते हैं, जनसंख्या बढ़ाई जा सके। सरकार ऐसी प्रकार की परियोजना चला रही है। ठीक है सर, सरकार परियोजना चला रही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, और इसी परियोजना के तहत 3 नए बच्चों का जन्म हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो ये कहाँ रहते हैं? झाड़ीदार हो, यानी कि रेगिस्तान वाली भूमि हो, जहां पे छोटे छोटे घास हो, ठीक है, झाड़ीदार हो, अर्ध शुष्क सेमी एरिड रीजन हो, वहां पर रहते हैं। भारत में बात करें तो यहाँ पे एंडेमिक है, भारत का नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है कि भाई भारत है, पाकिस्तान है, ये जो आसपास का रीजन है वहां पर ये पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, थोड़ा अफगानिस्तान का भाग है, यहां पर ये पाया जाता है। तो यहाँ का एंडेमिक है। यानी कि अगर मैं पूछूं क्या ये अमेरिका में पाया जाता है? अमेरिका में पाया जा सकता है, लेकिन एंडेमिक कहां का, स्थानिक कहां का है, ये यूपीएससी पूछती है। एंडेमिक शब्द है ना, यूपीएससी पूछेगी क्या ये पक्षी यहाँ का एंडेमिक है, क्या ये यहाँ का एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या ये केवल यही पाया जाता है या कहीं पर भी पाया जाता है? अगर मैं पूछूं उम्मेद जयपुर का एंडेमिक है, क्या उम्मेद जयपुर में पाया जाता है? हाँ, उम्मेद जयपुर में ही पाया जाता है, कहीं और नहीं है। अगर मैं बोल दूं इंसान जयपुर का एंडेमिक है, इंसान जयपुर का एंडेमिक नहीं है, ह्यूमन है, वो अमेरिका में भी पाए जाते हैं, दूसरी जगह भी पाए जाते हैं, तो वो एंडेमिक नहीं। एंडेमिक मतलब मुख्य रूप से वहीं पाए जाते हैं, मैन उसका ओरिजिन है वो वही है, हो सकता कहीं और हो, बट मैन उसका ओरिजिन है वो वही है, तो इसे क्या एंडेमिक है। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो भारतीय उपमहाद्वीप का, अगर पूछे कि भारत का एंडेमिक है, आप बोलोगे नहीं सर, भारत का एंडेमिक नहीं है, ओनली भारत में नहीं पाया जाता है, भारत के बाहर भी पाया जा सकता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका नहीं, नेपाल वगैरह, तो हाँ ठीक है, मेन रूप से तो भारत आसपास में, पाकिस्तान में पाया जाता है, वहां थोड़ा बहुत कम है। वर्तमान में सबसे बड़ी आबादी है वो राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इसकी जनसंख्या वो पाई जाती है। कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क, हमारा जैसलमेर वाला एरिया है वहां पर, और बाड़मेर में देखा जाता है, जहां से मैं हूं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसको आवास है। विशेषता क्या है? दुनिया का सबसे उड़ने वाले पक्षी, सब जो उड़ते हैं पक्षी, उनमें से सबसे भारी पक्षी ये माना जाता है। घास खाता है, कीट खाता है, सांप वगैरह है, वो सरीसृप वगैरह होता है उनको खाता है। गोडावन कहा जाता है इसे, राजस्थान में इसे गोडावन कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी भी यही है आपका गोडावन, ये रहा आपका गोडावन। ठीक है सर। खतरे क्या है? आवास, अभी ये जहाँ डेजर्ट में रह रहा था वो खत्म हो रहा है। सड़कें हैं, टावर है, जो ये टावर होता नहीं, टावर ये है, सड़कें वगैरह इसकी वजह से है। आयुष्मान की बात करें तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, यानी कि खतरे में है, कभी भी मर सकता है, और कोई भी
बर्ड्स हो, कोई भी एनिमल हो, वो अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, अगर वो खतरे की घंटी बज रही हो, तो भाई उसे याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछ सकती है। तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, सॉरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है। ये चीजें ध्यान में रखने लायक है ना, ये बहुत काम की चीजें है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ठीक है, अपेंडिक्स ठीक है, बट ये चीजें जरूर याद रखना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ठीक है, बस ये चीजें आप इसके बारे में याद रख सकते हो। तो ये ठीक है, आर्टिकल अच्छा था। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है जूनो, जैनमैन अंडरग्राउंड नैरेटिव ऑब्जर्वेटरी। जूनो के बारे में बात करते हैं। जूनो क्या है सर, चीन के एक जगह है, वहां पे हाल ही में अपने वैज्ञानिकों का क्या क्या परिणाम प्रकाशित किया है। जूनो के बारे में बात करें, क्या है ये, गवानडोंग प्रांत, चीन, पृथ्वी की सतह पर लगभग 650 मीटर भूमिगत स्थित है। दुनिया का सबसे प्रमुख न्यूट्रो अनुसंधान परियोजनाओं में से एक है। न्यूट्रिनो का एक अध्ययन करना है, न्यूट्रिनो के द्रव्यमान वगैरह। मतलब क्या भाई सब, जूनो चाइना की एक जगह है। चाइना में क्या होता है, ये जो न्यूट्रिनो वगैरह होते हैं, जो स्पेसशिप वगैरह होते हैं, जो रिसर्च वगैरह का काम करता है, तो वो रिसर्च वगैरह काम करने के लिए चाइना का, बस याद रखना जूनो किसके बारे में है, चाइना की जान रिसर्च वगैरह करने के बारे में। चाइना है वो रिसर्च करता है अलग अलग फील्ड में, तो वो जूनो उससे संबंधित है। एक लाइन में याद रखना, ज्यादा झंझट हमारी में पढ़ना नहीं हमें। जूनो, न्यूट्रिनो क्या होता है भाई, न्यूट्रिनो छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो परमाणु के कण होते हैं, उन्हें न्यूट्रिनो कहा जाता है। और जूनो है उसी का रिसर्च करता है। ये जो छोटे छोटे कण होता है उन्हीं की रिसर्च करता है। ये जो छोटे छोटे कण है ना, जूनो इसी का रिसर्च करता है। और जूनो कहाँ का है, चाइना का है। जूनो कहाँ का मिशन है, चाइना का है। चाइना का मिशन है, क्या काम करता है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, उनका रिसर्च करने का काम है वो जूनो के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं सुपरनोवा के बारे में। वैज्ञानिक कौन है, सुपरनोवा का अध्ययन किया है। ये ब्रह्मांड में दूरियों को मापने में मदद कर मिलेगी। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा की बात करें तो तारे के जीवन के अंत होने वाला है, जहां तारा एंड हो रहा है। तारे का जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी थी तो हमने देखा था तारा पहले बनता है, फिर आगे बनता है, बड़ा तारा बनता है, लास्ट में जाते जाते नष्ट होने वाला होता है। उस नष्ट वाले होने वाले को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। तो तारा जहां एंड होता है, अंतिम क्षण वाला होता है, तो विस्फोट होता है, अंतिम क्षण में होता है, तो तारे में ब्लास्ट होता है। तो जब ब्लास्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो तारा जहां पर एंड होता है, इसका ब्लास्ट होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो ये सुपरनोवा जहां पर तारा है वो एंड हो रहा है। और ठीक है, बस ये तो काम की नहीं है। तो ये हमारा आज के करंट अफेयर की डिस्कशन थी। और कमेंट में जो पूछा उसका जवाब जरूर देना। बाकी समझना है तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।